हाय फ्रेंड्स, समित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन फ्रेंड्स हम लोग करने वाले हैं 30 जुलाई 2025 का करंट अफेयर्स। और यह सेशन आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है दोस्तों। चलते हैं हम लोग अपने सेशन पे। ये 30 जुलाई 2025 का फर्स्ट क्वेश्चन है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने उड़ीसा तट के पास ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से प्रलय मिसाइल के लगातार परीक्षण उड़ाने किन तारीखों को सफलतापूर्वक किए। तो ये 28 और 29 जुलाई 2025 को। देखिए, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने उड़ीसा तट के पास डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से प्रलय मिसाइल के लगातार परीक्षण उड़ाने किन तारीखों को सफलतापूर्वक की है। ये 28 और 29 जुलाई को की है। सॉल्यूशन देखिए इसका। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने प्रलय मिसाइल की 2 लगातार परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की है। ये परीक्षण 28 और 29 जुलाई 2025 को उड़ीसा तट के पास स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किए गए। ये परीक्षण उपयोगकर्ता मूल्यांकन परीक्षण यूजर एवेल्युएशन ट्रायल्स का हिस्सा थे, जिनका उद्देश्य मिसाइल की रेंज क्षमताओं की पुष्टि करना था। और मिसाइल ने सटीकता के साथ निर्धारित मार्ग का पालन किया और सभी परीक्षण उद्देश्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया। और इस प्रणाली को रिसर्च सेंटर इमारत ने अन्य DRDO प्रयोगशालाओं और औद्योगिक साझेदारों के सहयोग से विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर साल हेपेटाइटिस जागरूकता सप्ताह कब मनाया जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। 26 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में ये मनाया जाता है। सॉल्यूशन देखिए इसका। हेपेटाइटिस जागरूकता सप्ताह हर साल 26 जुलाई से 1 अगस्त तक मनाया जाता है और इसका उद्देश्य वायरल हेपेटाइटिस के कारणों, रोकथाम और इलाज के बारे में जागरूकता फैलाना है। और इस सप्ताह के दौरान राष्ट्रीय हेपेटाइटिस दिवस भी मनाया जाता है और जो 28 जुलाई को होता है, यह डॉक्टर बारूच बलम्बर के जन्मदिन की स्मृति में मनाया जाता है, जिन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की थी। और यह सप्ताह जन शिक्षा, सामुदायिक सहयोग और रोकथाम आधारित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल टाइगर डे 2025 कब मनाएगा। ग्लोबल टाइगर डे 2025 कब मनाया जाएगा। तो ये है ऑप्शन नंबर बी, 29 जुलाई 2025 को ग्लोबल टाइगर डे 2025 मनाया जाएगा। सॉल्यूशन देखिए इसका। ग्लोबल टाइगर डे जिसे अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस भी कहा जाता है, हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है। वर्ष 2025 में यह दिन मंगलवार को पड़ेगा और इस दिन का उद्देश्य बाघों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है और यह आवास की कमी, शिकार और मानव वन्यजीव संघर्ष जैसे मुद्दों को उजागर करता है। यह दिन वैश्विक सहयोग और समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देने का कार्य करता है ताकि बाघों की रक्षा की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में पहला प्रत्यक्ष अनलॉकिंग सिस्टम कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है, दीनानगर रेलवे स्टेशन के पास। जम्मू कश्मीर में पहला प्रत्यक्ष अनलॉकिंग सिस्टम कहाँ स्थापित किया गया है। तो दीनानगर रेलवे स्टेशन के पास। सॉल्यूशन देखिए इसका। जम्मू कश्मीर में पहला प्रत्यक्ष अनलॉकिंग सिस्टम दीनानगर रेलवे स्टेशन पर स्थापित किया गया है और यह उत्तरी रेलवे के जम्मू मंडल का हिस्सा है। यह प्रणाली रेलवे संचालन में सुरक्षा और दक्षता को बढ़ाती है और यह सीधे रेलवे सिग्नलिंग और पॉइंट मशीनरी को नियंत्रित करती है, जिससे मानव त्रुटियों की संभावना कम होती है। और यह भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में संचार साथी मोबाइल ऐप को हिंदी और 21 क्षेत्रीय भाषाओं में इसकी पहुंच बढ़ाने के लिए किसने लॉन्च किया है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लॉन्च किया। हाल ही में संचार साथी मोबाइल ऐप को हिंदी और 21 क्षेत्रीय भाषाओं में इसकी पहुंच बढ़ाने के लिए किसने लॉन्च किया है। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लॉन्च किया। सॉल्यूशन देखिए, केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संचार साथी मोबाइल ऐप को हिंदी और 21 क्षेत्रीय भाषाओं में लॉन्च किया है। यह ऐप सबसे पहले जनवरी में पेश किया गया था और अब तक 46 लाख से अधिक बार डाउनलोड किया जा चुका है। इस ऐप की मदद से उपयोगकर्ता इस संदिग्ध कॉल या संदेशों की रिपोर्ट कर सकते हैं, खोए या चोरी हुए मोबाइल फ़ोन को ब्लॉक या ट्रेस कर सकते हैं और अनधिकृत मोबाइल कनेक्शन की जांच कर सकते हैं। ऐप का एक नया संस्करण नई दिल्ली में आयोजित एक स्टेक होल्डर्स बैठक के दौरान लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य टेलीकॉम से जुड़े साइबर अपराधों से निपटना था। इस बैठक में कानून प्रवर्तन एजेंसियों, टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं, वित्तीय संस्थाओं, नागरिक समाज, रेलवे सुरक्षा बल, RPF और दूरसंचार विभाग के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार बाघों की घनत्व के मामले में असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान वैश्विक रैंकिंग क्या है इसकी। थी ये तीसरा रैंकिंग इसका है। सॉल्यूशन देखिए, असम स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व अब बाघों की घनत्व के बारे में वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर है और वर्ष 2024 में यहाँ प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में 18.65 बाघ दर्ज किए गए। कुल 148 बाघ पहचाने गए, जिनमें 83 मादा, 55 नर और 10 अज्ञात लिंग के हैं।
और यह सर्वेक्षण 1307 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 293 कैमरा ट्रैप की मदद से 103 दिनों तक किया गया। इस सफलता का श्रेय शिकार विरोधी उपायों, आवास पुनर्स्थापन और समुदाय आधारित संरक्षण कार्यक्रमों को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जून 2025 के लिए भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें से देखिए 1, 2 और 4 ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए पहला था भारत का IIP जून 2025 में 1.5% की वृद्धि दर्ज करता है, जो मई 2025 की तुलना में अधिक है। 2 में विनिर्माण क्षेत्र प्रमुख योगदान करता रहा, जिसमें 3.9% की वृद्धि हुई, जबकि खनन और बिजली क्षेत्रों में गिरावट आई। तीसरा गलत है। तीसरा देखिए सभी 23 विनिर्माण उद्योग समूहों ने जून 2024 की तुलना में सकारात्मक वृद्धि दर्ज किया है, ये गलत है। चौथा उपयोग आधारित वर्गीकरण के अनुसार अवसंरचना और निर्माण वस्तुओं ने सभी श्रेणियों में सबसे अधिक वृद्धि दिखाई। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? 1, 2 और 4 सही है। सोल्यूशन देखिए इसका, भारत का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP जून 2025 में 1.5% की वृद्धि दर्ज करता है, जो मई 2025 में दर्ज 1.2% की वृद्धि से अधिक है। विनिर्माण क्षेत्र प्रमुख योगदान करता रहा, जिसमें 3.9% की वृद्धि हुई है, जबकि खनन और बिजली क्षेत्रों में क्रमशः 8.7% और 2.6% की गिरावट दर्ज की गई। केवल 23 में से 15 विनिर्माण उद्योग समूहों ने सकारात्मक वृद्धि दिखाई, इसके लिए गलत कथन 3 गलत है। अवसंरचना और विनिर्माण वस्तुओं में ने 7.2% की वृद्धि के साथ सभी उपयोगी आधारित श्रेणियों में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो आदि तिरुवथिरे उत्सव और जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राजेंद्र चोल प्रथम दी गई श्रद्धांजलि से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, 1 और 3 सही होगा। पहला देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में आदि तिरुवथिरे उत्सव के दौरान राजेंद्र चोल प्रथम के सम्मान में एक स्मृति सिक्का जारी किया। तीसरा है, इस कार्यक्रम में दक्षिण पूर्व एशिया की ओर राजेंद्र चोल की नौसैनिक अभियान की 17वीं वर्षगांठ भी मनाई गई। उपरोक्त में से ऑप्शन नंबर बी ही सही है, 1 और 3 सही है। सोचते हैं किसका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में आयोजित आदि तिरुवथिरे उत्सव के दौरान राजेंद्र चोल प्रथम के सम्मान में एक स्मृति सिक्का जारी किया, और यह उत्सव तंजावुर में नहीं बल्कि गंगईकोंड चोलपुरम जिला अरियालूर में आयोजित किया गया। इस अवसर पर राजेंद्र चोल के दक्षिण पूर्व एशिया की ओर नौसैनिक अभियान की 1000वीं वर्षगांठ भी मनाई गई, जो चोल साम्राज्य की समुद्री शक्ति को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जुलाई 2025 में रक्षा मंत्रालय MOD और TIDCO के बीच समझौता ज्ञापन MOU के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें से भी ऑप्शन देखिए हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, 1 और 4। पहला है 400 करोड़ की परीक्षण सुविधा तमिलनाडु रक्षा औद्योगिक गलियारे के तिरुचिरापल्ली में रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना TDIS के तहत स्थापित की जाएगी। और चौथा है हमारा, अब तक कुल 7 TDIS परीक्षण सुविधाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें 4 तमिलनाडु में और 3 उत्तर प्रदेश में। उपरोक्त में से ऑप्शन नंबर ए सही हमारा होगा। सॉल्यूशन देखिए इसका, देखिए कथन 1 सही है, 400 करोड़ की परीक्षण सुविधा रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना TDIS के तहत तमिलनाडु रक्षा औद्योगिक गलियारे में तिरुचिरापल्ली में स्थापित की जाएगी। कथन 2 गलत है, इस परियोजना की 75% धनराशि केंद्र सरकार द्वारा 25% विशेष प्रयोजन वाहन द्वारा दी जा रही है। थर्ड ऑप्शन है, यह सुविधा होसूर या किसी स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में नहीं बल्कि तिरुचिरापल्ली में स्थित है। कथन 4 सही है इसका। देखिए अब तक 7 DTIS परीक्षण सुविधाओं को मंजूरी दी गई है, 4 तमिलनाडु में और 3 उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उच्च शिक्षा में क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने की दिशा में भारत का पहला पूर्ण हिंदी माध्यम MBBS कॉलेज किस शहर में स्थापित किया जाएगा, जहां पूरा पाठ्यक्रम क्लिनिकल प्रशिक्षण और परीक्षाएं हिंदी में होगी और जिसमें 2027-28 शैक्षणिक सत्र से प्रवेश शुरू होंगे। तो ये ऑप्शन नंबर सी देखिए जबलपुर सही है। जबलपुर, जहां मध्य प्रदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी ने भारत के पहले पूर्ण हिंदी माध्यम MBBS कॉलेज को मंजूरी दी है, जिसकी प्रारंभिक क्षमता 50 छात्रों की होगी। सोल्यूशन देखिए इसका, जबलपुर जहां मध्य प्रदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी ने भारत के पहले हिंदी माध्यम MBBS कॉलेज को मंजूरी दी है, जिसकी प्रारंभिक क्षमता 50 छात्रों की होगी। और जबलपुर मध्य प्रदेश को देश के पहले पूर्ण हिंदी माध्यम MBBS कॉलेज की मेजबानी के लिए चुना गया है, और पूरा पाठ्यक्रम क्लिनिकल प्रशिक्षण और परीक्षाएं हिंदी में आयोजित की जाएंगी।
और इस पहल को मध्य प्रदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी की कार्यकारी परिषद ने मंजूरी दी है। कॉलेज 2027 से 28 शैक्षणिक सत्र से शुरू होगा और पहले चरण में 50 MBBS छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा और क्लिनिकल प्रशिक्षण जबलपुर के मौजूदा सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दिया जाएगा। यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति NAP के अनुरूप है और राज्य सरकार द्वारा चिकित्सा पाठ्यक्रमों में हिंदी के अनुवाद की पहल को आगे बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कथन 17वें अंतर्राष्ट्रीय रक्षा उद्योग मेले IDEF 2025 में तुर्की द्वारा गजाप बम के अनावरण की तकनीकी क्षमताओं और रणनीतिक महत्व को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? तो ये ऑप्शन नंबर इसका देखिए एक विकल्प सही होगा। देखिए पहला विकल्प है गजाप बम, जिसका वजन 970 किलोग्राम है, एक थर्मोबैरिक हथियार है जो 1 किलोमीटर के दायरे में लगभग 10,000 नियंत्रित कण फैलाता है। यह मानक MK श्रृंखला के बमों की तुलना में 3 गुना अधिक शक्तिशाली और तुर्की को पारंपरिक हथियार नवाचार में अग्रणी बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉल्यूशन इसका गजाप बम, जिसका वजन 970 किलोग्राम है, एक थर्मोबैरिक हथियार है जो 1 किलोमीटर के दायरे में लगभग 10,000 नियंत्रित कण फैलाता है। यह मानक MK श्रृंखला के बमों की तुलना में 3 गुना अधिक शक्तिशाली है और तुर्की को पारंपरिक हथियार नवाचार में अग्रणी बनाता है। तुर्की ने गजाप बम का अनावरण 17वें अंतर्राष्ट्रीय रक्षा उद्योग मेले IDEF 2025 में इस्तांबुल में किया और यह 970 किलोग्राम वजनी थर्मोबैरिक हथियार है जिसकी विखंडन दर 10.16 विस्फोट प्रति लीटर है। यह बम लगभग 10,000 नियंत्रित कण का एक किलोमीटर के दायरे में फैलाता है, जिसमें एक विशाल विनाश क्षेत्र बनता है। यह मानव MK श्रृंखला के बमों से 3 गुना अधिक शक्तिशाली है। यह F-16 और F-4 फैंटम विमानों के साथ संगत है और इसे ड्रोन से लॉन्च करने के लिए भी अनुकूलित किया जा सकता है। यह अनावरण तुर्की की पारंपरिक हथियारों में नवाचार क्षमता को बढ़ाता है। इसके थर्मोबैरिक गुण इसे 3000 डिग्री सेल्सियस तक तापमान दुश्मन के ठिकानों के खिलाफ किया जाए। नागरिकों को निशाना बनाना अब भी निषिद्ध है। और इसी के साथ दोस्तों हम अपने सेशन को फ्रेंड्स यहीं पे ख़त्म करते हैं। दोस्तों सेशन अगर पसंद आया आप लोगों को तो सेशन को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और किसी को व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को आप लोग ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों सेशन देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों सेशन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों धन्यवाद। दोस्तों आपका दिन शुभ हो।